नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। मोदी का जय जवान जय किसान का उद्घोष, जिसका असर कितना व्यापक होने जा रहा है, इसके बारे में डिटेल रिपोर्टिंग आप आने वाले इस घंटे में देखेंगे। इधर कृषि सुधार कानून पर किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से बात की। पीएम ने कृषि सुधार कानूनों से जुड़े हर भ्रम को दूर किया और किसानों को भरोसा दिलाया कि न तो एमएसपी बंद होगी और न ही मंडियां बंद होंगी। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसानों को ही फायदा होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष लगातार इन सुधारों का झूठा वादा कर वोट बटोरता रहा, लेकिन कभी लागू नहीं किया। और जब उनकी सरकार ने कृषि सुधार कानूनों को लागू किया तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है और वो लगातार किसानों को इस मुद्दे पर भ्रमित करने में जुटी है। ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। 45 मिनट लंबे संबोधन में पीएम मोदी ने किसानों के हर भ्रम का समाधान किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और एक एक करके विपक्ष के हर झूठ की पोल खोल दी। पीएम ने बताया कि विपक्ष 25-30 सालों से किसानों को सुधार के नाम पर धोखा देता रहा है। हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर
सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। तो प्रधानमंत्री बार बार किसानों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या किसानों में वो भरोसा पहुंच रहा है, जग रहा है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हैं, अमित सिंह सिंगू बॉर्डर से लाइव है। लेकिन उससे पहले कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी ने अभियान तेज किया हुआ है, उसकी बात करते हैं। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से सीधे बात की। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि सुधार कानूनों पर विपक्षी दलों को आईना दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 6 साल के अपने कार्यकाल में किसानों के हितों में उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया और वादा किया कि किसानों को एमएसपी पहले की तरह ही दी जाती रहेगी। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। कृषि सुधार कानून पर मोदी मंत्र। आपको कानून में इस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। किसानों को पीएम मोदी का संदेश। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाए। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। भ्रम जाल से बचने का संदेश। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। कृषि सुधार कानूनों पर किसान सम्मेलन के जरिए जागरूकता अभियान छेड़ चुकी बीजेपी ने बीते 2 दिनों में देश भर में कई सभाएं की। इन सभाओं में कई राज्य के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। अब इसी मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से सीधी बात की है। ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे,
कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? हालांकि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि बांटी, लेकिन उन्होंने इस मौके को कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रम दूर करने के अवसर में भी बदल दिया। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। जब प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली के जरिए किसानों से सीधे मुखातिब हुए थे, उस वक्त रायसेन में मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मेलन में मौजूद लोगों का घुटना टेक कर अभिवादन किया। दुनिया का पेट भरने की खातिर चैन से नहीं सोने वाले, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन रात, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन और रात काम करता है, ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के, सीर झुका के, और कई बार मैं घुटना टेक कर प्रणाम करता हूं तो कांग्रेसियों को जलन होती है, लेकिन आज फिर घुटना टेक के किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करूंगा। इस कार्यक्रम का राज्य की 13,000 ग्राम पंचायतों में सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में किसानों के हितों के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कर उनका दिल जीतने की कोशिश की। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। कृषि सुधार कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर पंजाब के किसान दिल्ली की सीमाओं पर 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इन किसान संगठनों से कई दौर की बातचीत हुई। जब इससे कोई रास्ता नहीं निकला तो बीजेपी ने किसान सम्मेलनों के जरिए देश भर के किसानों को इस कानून को लेकर जागरूक करने का फैसला किया। आज रूपाणी ने गुजरात के नवसारी में एक रैली की तो पीएम मोदी के गृह जिले महसाणा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला किसान सम्मेलन में पहुंचे। इन सम्मेलनों में नेता और किसान का जोश नजर आया। जय जवान, जय जवान। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी कई रैलियां कर चुके हैं। आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और स्मृति ईरानी ने भी मेरठ में किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और कृषि सुधार कानूनों पर फैलाई गई भ्रांतियों को विपक्ष के कुछ दलों की साजिश करार दिया। आज जो लोग पोलिंग बूथ पर परास्त हो चुके थे, उन्होंने किसान के कांधे से हल को हटाया और अपनी
राजनीति की बंदूक को चलाया। कल ही केंद्र सरकार ने किसानों को जागरूक करने के मकसद से एक पुस्तिका जारी की थी, जिसमें किसानों के लिए मोदी सरकार के उठाए कदमों का जिक्र है। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुली चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कृषि सुधार कानूनों को लेकर फैलाए गए भ्रमजाल को सच और झूठ की कसौटी पर कसकर हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश की गई है। हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो संवाद स्थापित किया है किसानों से, उस पर बात करने के लिए, और किसान अब क्या चाहते हैं उस पर वो बताएंगे जानकारी। दीपक बिष्ट है गाजीपुर बॉर्डर से, और साथ ही सिंघू बॉर्डर से अमित सिंह है। दीपक बिष्ट, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी नीयत गंगा जल की तरह पवित्र है, तो इस नीयत पर किसानों को भरोसा हो पाएगा आने वाले दिनों में? देखिए प्रीति, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के किसानों को वर्चुअल रैली के तहत संबोधित किया, तो उन्होंने ये चीज़ें साफ की कि जिस तरह का भ्रम किसानों के बीच में है, चाहे वो मंडी को लेकर हो या फिर उनको जिस तरह से एमएसपी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं उसको लेकर है, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि किसने कहा कि एमएसपी बंद हो रही है, क्योंकि एमएसपी बंद होने का सवाल नहीं उठता। वहीं साथ ही एपीएमसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एपीएमसी खत्म करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, यानी मंडियाँ अभी भी चालू रहेंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंडियों के कंप्यूटरीकरण के लिए उन्होंने 500 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च की है और ये आधुनिकीकरण उसका होना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गाजीपुर या फिर दूसरे बॉर्डर्स पर अगर जिस तरह से किसान जमे हुए हैं, उनके बीच में यही चीज़ एक बार फिर पूरी तरह से सोचने और समझने के लिए उनको बताना ज़रूरी है, ताकि उनको ये पता चल सके कि किस तरह से जो आवक है उनकी, जो बीज है या उनकी जो खेतों की औद्योगिकरण है, बढ़ोतरी है, ये सब चीज़ें स्वामीनाथन रिपोर्ट में है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लागू किया है और यही किसान चाहते थे। और ये सारी चीज़ें उन्होंने साफ तौर पर ये कही कि जिस कानून को लेकर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं वो कानून पिछली सरकारों या फिर राज्य सरकारों के बारे में, राज्य सरकारों ने भी व्यापक चर्चा की है उस कानून को लेकर, जिसके बाद इस कानून को लाया गया है। यानी पहले की सरकारें भी ये सोचती थी कि किसानों को इस तरह से आधुनिकीकरण और उनका लगातार हित के लिए कुछ किया जाए, तो ये कानून जो है उनके हित के लिए है। इसको लेकर अब साफ तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों में एक प्रकार से जो गांव के लोग हैं या किसान हैं उनके बीच में जाकर एक सभा के जरिए उन कानूनों के बारे में, उन कानूनों के हित के बारे में बता रही है, तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा किसानों के लिए। लेकिन धीरे धीरे होगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि किसानों को ये समझना होगा। जी अमित, सिंघू बॉर्डर तो केंद्र है इस आंदोलन का, तो एमएसपी खत्म करनी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू ही क्यों करते? आपने नहीं किया था, हम भी नहीं करते, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो क्या संबोधन के बाद भी शिकायतें हैं अभी किसानों की? बिल्कुल प्रीति, अभी भी किसानों की शिकायतें हैं और खासतौर से जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, तकरीबन 47 मिनट का यह संबोधन था। मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं से केवल उन्होंने बात नहीं की प्रधानमंत्री ने, बल्कि देश के सभी किसानों से उन्होंने बात की है। और इसके बाद इस संबोधन के बाद सभी किसान नेता ने आपस में बातचीत करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी मांगे यही है कि जो कृषि सुधार कानून है उसे रद्द किया जाए। अपनी मांगों पर अभी भी वो अड़े हुए हैं और सीधा सीधा उन्होंने, जितने भी किसान नेता यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो भले ही मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे हो, मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर, उनसे बातचीत करने की, उनको संबोधित करना चाहिए। तो फिलहाल जब हमने किसान नेताओं से पूछा कि प्रधानमंत्री बार बार बातचीत के लिए कह चुके हैं, कच्छ में उन्होंने बातचीत के लिए कहा, उससे पहले भी उन्होंने बातचीत के लिए कहा था, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, आप लोग बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनका साफ साफ ये कहना है कि इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 25 और 26 तारीख को पंजाब से और ज़्यादा जत्थे आएंगे और इस आंदोलन को और तेज करने की बात कर रहे हैं। तो इनका स्पष्ट है कि चाहे प्रधानमंत्री बोले या फिर कोई और बोले, ये जो प्रदर्शनकारी फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनका केवल यही मानना है कि कृषि सुधार कानून रद्द होना चाहिए। तो वहीं जो दूसरे किसान हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, पश्चिम बंगाल के हो, और इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में, मेरे पास लिस्ट है, पुरुषोत्तम रुपाला मेहसाणा में किसानों से बात कर रहे थे, विजय रूपाणी नवसारी में, भूपेंद्र सिंह ने कच्छ में बात की है, स्मृति ईरानी ने मेरठ में बात की है, संजीव बालियान ने भी मेरठ में बात की है, कृष्णपाल गुर्जर ने आगरा में बात की है।
तो ये जो बात करने की प्रक्रिया बीजेपी सरकार बढ़ा रही है, इसका साफ मकसद ये है कि जिन भी किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं है या कम जानकारी है या किसी बहकावे में वो आ रहे हैं, तो उन बहकावों से उन्हें बचाया जा सके, और इसीलिए पूरी कवायद बीजेपी की नजर आ रही है। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन से किसानों से न्यूज 18 के मनोज शर्मा ने बात की है। किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया है कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन नहीं हड़पी जाएगी। के रायसेन में किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, मंडी चलती रहेगी जैसी पहले चलती है और किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसान की फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसान की जमीन के साथ नहीं। हम तमाम किसानों के साथ रायसेन में मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री ने लोग इनको सबको वर्चुअल रैली इनके साथ की है किसानों के साथ। आपको किसान जो आपने सारी बातें सुनी, आप प्रधानमंत्री की बात से कितना भरोसा जागा? प्रधानमंत्री जी की बातों पर हमको 100% विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो किया है किसानों के लिए, 60 साल में कांग्रेस सरकार आज तक किसान के लिए 6 रुपए भी नहीं दे पाई। जो एमएसपी की बात हुई, आपको लगा कि अब आपकी जो एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा? नहीं, बहुत भूल हुई है। मिलेगी साहब, हाँ मिले, बहुत हम भी सहमत हैं। सहमत हैं। और ये मंडी है, मतलब एक सवाल उठ रहा था कि साहब मंडी बंद हो जाएगी, प्रधानमंत्री ने बंद कहाँ का ये नहीं हो, बंद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सहमत है प्रधानमंत्री की बातों में, सब प्रधानमंत्री की बात से सहमत है। मैं एक बार और पूछूंगा कि जो ये बार बात होती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की जमीन हड़प ली जाएगी, और प्रधानमंत्री ने मगर कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जी, फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्रधानमंत्री की बात से पूर्णतः सहमत है हम लोग। एमएसपी भी खत्म नहीं होगी, मंडी भी खत्म नहीं होगी, किसान कहीं पे भी मंडी में भी माल बेच सकता है, मंडी के बाहर भी खुले में माल बेच सकता, किसान फ्री है, कहीं भी कांटेक्ट होता है, किसान अगर कैंसिल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन व्यापारी उससे अपने वादे से नहीं मुकर सकता है। मतलब आपके मन में जो डर थे वो दूर हुए? बिल्कुल पूर्ण हुए। मोदी जी की बात से बिल्कुल संपूर्ण संतुष्ट है, और मंडी भी बंद नहीं होगी, माल जहां भी बेचना है खुला बेच सकते हैं, किसान किसी के दबारे में नहीं रहे। और एक बात जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भाई 6 महीने हो गए कानून आए हुए, अगर ये सब करना होता, मंडी तो अभी भी खुली है, एमएसपी पे सरकार खरीदी अभी भी कर रही है, मतलब ये बात तो आपके गले उतर रही होगी। हाँ, उतर रही है। हाँ, हम सहमत हैं। जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के विषय में जो बताया, जो नए कानून बताए हैं, वो कानूनों से हम सहमत हैं। ये देखिए आप, ये किसानों की चौपाल है, ये गोल चौपाल दरअसल एक छोटा सा इस बात की नुमाइश है, ये चौपाल इस बात की मिसाल है दरअसल ये चौपाल कि प्रधानमंत्री ने जब यहाँ 20,000 से ज्यादा किसानों के बीच में अपनी बात रखी, और 3 जो अहम डर जो कि कहे जा रहे थे कि एमएसपी बंद होगी, मंडियां बंद होंगी और किसान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन हड़पी जाएगी, ये तीनों को लेकर अब ये किसान मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ऐसा नए कृषि कानून में कुछ नहीं होगा। मनोज शर्मा, रायसेन, न्यूज़ 18 इंडिया। तो दीपक बिष्ट, प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, हर बात प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश किसानों को की, और देश में वो किसान का तबका भी है जिन्हें ये बातें समझ आ रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो आपके साथ किसान जुड़े हैं आज, उनसे बात की होगी आपने, वो क्या बता रहे हैं कि अभी भी उन्हें किस बात से दिक्कत है? देखिए प्रीति, साफ तौर पर एमएसपी को लेकर किसानों को दिक्कत है, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको लेकर प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये आज से नहीं, पहले से बरसों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चली आ रही है किसानों और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, क्योंकि किसानों की ज़मीन को अगर कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो उसको लेकर वो उनकी ज़मीन को आधुनिक बनाएगा, उसमें नई प्रणाली के तहत बीज या फिर खाद का इस्तेमाल करेगा। लेकिन किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनकी ज़मीनें हड़प की जा सकती हैं, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर उनकी ज़मीनों को हड़प सकता है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरह से, क्योंकि किसान
किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, ऐसा उनका दावा था। और इसी को लेकर किसान डरे हुए हैं, साथ ही एमएसपी को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि फसलों में कई जगह पर इस तरह की घपलेबाजी होती है कि आढ़तियों के बीच में आने की वजह से किसानों को मन मुताबिक उनकी जो उपज है उसका उनकी लागत नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें किसानों के बीच में अभी भी जो है उनके दिलों में डर बना हुआ है, जिस डर को दूर करना होगा। और इसी तरह से किसान सम्मेलन जो होंगे जगह जगह पर, वो उस बिल के बारे में किसानों को बताएंगे ताकि उसका फायदा उन्हें मिल सके। अमित, जैसा दीपक बता रहे हैं, अगर ऐसा होता तो नए कानून को बने हुए 6 महीने तो हो गए हैं, मंडियां बंद होनी होती तो हो गई होती, अभी तक तो कोई मंडी बंद नहीं हुई है। बिल्कुल, मंडी और एमएसपी को लेकर कंफ्यूजन था और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज प्रधानमंत्री खुद उन्होंने मोर्चा संभाला और खुद अन्नदाताओं से, मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं से उन्होंने बातचीत की। लेकिन उसका कितना असर जो है यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उन पर पड़ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। प्रीति, अगर देखा होगा तो कल भी मैंने कुछ किसानों से बातचीत की थी और उनसे मैंने बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि कृषि सुधार कानूनों के बारे में वो कितना जानते हैं। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें इस कृषि सुधार कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है। वो केवल अपने नेताओं की बात सुनते हैं, एमएसपी को लेकर सुनते हैं, मंडी को लेकर सुनते हैं। और दोनों ये जो भ्रम जाल है, ये जो कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि ये जो भ्रम है, ये जो कंफ्यूजन है, ये किसी भी तरीके से नहीं है। सरकार उनके साथ है और पिछले 6 सालों में और ये बात सरकार ने बोली, ये आज प्रधानमंत्री ने बात कही। उन्होंने एक तरफ जहां विपक्ष पर जोरदार हमला किया और साथ ही दूसरी ओर उन्होंने किसानों को यह भरोसा बार बार दिलाया, विश्वास दिलाया कि हम जो कर रहे हैं वो आपके हक में कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ विपक्ष जो सत्ता में था वो बातें करता था, उसने कुछ किया नहीं। हमने इन 6 वर्षों में प्रयास सिर्फ किए नहीं है बल्कि उसको हकीकत में जमीन पर भी उतारा है करके। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, एक ब्रेक मैं ले रही हूं, लेकिन किसान आंदोलन और आगे इस पर रणनीति क्या रहेगी सरकार की, साथ ही किसानों की, इस पर हम बात करेंगे। रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, चौपाल दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय जवान, जय जवान। देश भर के अलग अलग राज्यों में कृषि सुधारों पर सरकार और बीजेपी लोगों से सीधे बात कर रही है। दिल्ली के पालम इलाके में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद रमेश बिधूड़ी ने नए कृषि कानून के फायदे लोगों को समझाए। किसान सम्मेलन में आए लोगों से बात की न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल ने। कृषि कानून को लेकर बीजेपी जागरूकता अभियान चला रही है और इसी अभियान की कड़ी में आज ये लोग पहुंचे हैं पालम गांव में। यहाँ पर तमाम किसान हैं, साथ में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं, यहाँ के सांसद रमेश बिधूड़ी हैं, तमाम किसान हैं। तो पहले मैं किसानों से शुरुआत करती हूँ कि इनके मन में क्या कोई शंका कुछ बिल को लेकर है जो आज आप सांसद से या अध्यक्ष जी से पूछना चाहेंगे? बस जी, हमारे मन में कोई शंका नहीं है। सिर्फ जो है वो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो वो बिचौलिया हैं, उनको थोड़ा दूर कर दें, उनको समझा दें अगर भाई ये किसानों के हित में है, कोई भी किसी प्रकार किसान के खिलाफ नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सुबह कह रहे थे कि थोड़ा एमएसपी का मुद्दा है, तो वो क्या है जो आप इनके साथ पूछना चाहेंगे? देखो जी, ये जो इन्होंने अपना जो पत्र लिखा है, जो बांट रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। पहले बिल की जानकारी ले लो, उसके बाद को क्रिटिसाइज करो। जिन लोगों ने बिल नहीं पढ़ा हुआ है वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूरी जानकारी ना होने के कारण उसमें गलतियां निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आदेश जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि यहाँ तमाम किसान, जब हमारी इनसे सुबह भी बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि बाकी सारी चीज़ें ठीक है, एमएसपी को लेकर अगर गारंटी हो जाती तो किसानों के लिए बेहतर रहता। कुछ इस तरीके की बातें आप आगे रखेंगे? देखिए, भारत सरकार ने एमएसपी जब ये कानून बनाया और जब किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से ये प्रश्न आया कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहे, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि हम ये लिखित में देने के लिए तैयार हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सरकार के समय से ज़्यादा एमएसपी मोदी सरकार ने दिया है। आप देखिए, गेहूं का जो समर्थन मूल्य वो 1400 रुपये कांग्रेस के समय था, आज 1900 रुपये है। और पहले गेहूं रबी और खरीफ की फसल खरीदी जाती थी, आज दलहन तिलहन भी एमएसपी से खरीदा जा रहा है। और पहले प्रिक्योरमेंट जितना होता था उससे 2 गुना ज़्यादा प्रिक्योरमेंट सरकार खरीद रही है। इसका अर्थ है
कि किसानों के प्रति संवेदनशीलता है मोदी सरकार की। विदुड़ी जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, ये एमएसपी की जो बात हो रही है, एमएसपी प्रोक्योरमेंट बिल बना दीजिए कह रहे हैं कि गारंटी कर दीजिए कि एमएसपी से कम में खरीद नहीं होगी। इसको कैसे करेगी सरकार, कैसे इसको मेक श्योर करेगी? देखो, ये गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश में 1938 के अंदर ये मांग आई थी, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने क्योंकि किसानों का शोषण करते थे लागू नहीं किया। 1965 में एमएसपी एक्ट ऑलरेडी है, बन गया है, और एमएसपी एक्ट होते हुए अब दूसरा कौन सा कानून बनेगा? नंबर 1। नंबर 2, जब हर राज्य के लिए एक अलग मंत्रालय में विभाग है, हर राज्य में सर्वे करने के बाद किस राज्य में कौन सी फसल कितनी लागत में हुई और अब किसान को उसको कितना नहीं मिलना चाहिए, उसके अनुसार एमएसपी हर साल तय की जाती है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाती है। अब प्याज की तुम कीमत एक कैसे फिक्स कर सकते हो? तो इसीलिए एमएसपी ऑलरेडी उसका कानून है देश के अंदर। पूरे बिल आपने ये बिलों को जानकारी ली होगी, किस तरीके से इस बिल को देखते हो और क्या आपको लगता है कि किसान के लिए अच्छा है इस बिल में? देखो जी, सरकार जो भी कोई कुछ होगी वो किसानों के लिए अच्छा ही करेगी, और ये बिल पढ़ने के बाद सारी जो डाउट था वो क्लियर हो गया। एक फायदा क्या है किसान बिल का, एक जो आपको सबसे अच्छा लगा हो बिल में? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और अच्छा होगा, और मोदी सरकार में इतना सा भी गलत नहीं होगा। यानी कि सरकार पर भरोसा है? भरोसा है। यहाँ से कहा गया है कि ये किसान जो यहाँ आज इस बिल के बारे में समझे हैं, ये बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ बैठे किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से बीजेपी का लगातार जागरूकता अभियान दिल्ली के अलग अलग कोनों में चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए किसानों को कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने की बीजेपी की मुहिम जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ पहुंची और उन्होंने वहां के किसानों से बात की। और इससे पहले गुजरात के महिसाणा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों को संबोधित किया। रूपाला ने किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की और दिल्ली के पालम इलाके में भी किसानों के साथ बीजेपी नेताओं ने बातचीत की। और इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद रमेश बिधूड़ी ने नए कृषि कानून के फायदे लोगों को समझाए। ये जो आज ढोंग कर रहे हैं हितैषी बनकर किसानों का, कांग्रेस और यूपीए की जब केंद्र में सरकार थी तो किसान का क्या हश्र था। हर चुनाव में किसान को झांसा दिया जाता कि कर्जा माफ कर दिया जाएगा और वोट पड़ने के बाद किसान दर दर की ठोकरें खाता। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान के कांधे से अपनी बंदूक चला रहे हैं, और बंदूक भी कैसी कि किसान आंदोलन के नाम पर पोस्टर हाथ में दिए जाते हैं उन लोगों के जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे कराए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के किसानों को संबोधित करने के बाद क्या उनका भ्रम दूर हुआ और सम्मेलन में आए लोग सरकार की बातों से कितना सहमत है, ये पता लगाया है हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव ने। आज जिस तरह से कृषि बिल को लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया, आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने बार बार कहा कि मोदी जी पर किसानों का भरोसा है और मोदी जो करते हैं वो किसानों के हित के लिए करते हैं। आपकी क्या सोच है? बहुत अच्छी है, ये जो बिल बहुत अच्छा है किसानों के लिए। इसमें जो है किसानों को उत्थान होगा किसानों का भला होगा, आय बढ़ेगी। इसमें मैं इतना कहना चाहूँगी कि कृषि बिल जो आया है और जब से भाजपा सरकार आई है, हमारे किसान भाई खुशहाल भी हैं, बहुत खुशहाल हैं, काफ़ी कुछ। लेकिन जो ये कृषि बिल के ऊपर इतनी राजनीति चल रही, विपक्ष राजनीति कर रहा है ना, वो गलत है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को बगलाया जा रहा है। हमारे लिए सब किसानों के लिए जो हित में बोली सही बोल ली हो, और किसानों के लिए जो भी काम कार्य किया मोदी जी ने किया। किसानों की किस्मत अभी तक सोई हुई थी और श्री हमारे अमेठी की सांसद महोदय और वस्त्र उद्योग मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी ने किसानों के प्रति या किसानों को जो जागृत किया वो सराहनीय है। और भी जो उन्होंने कहा कि किसान के कंधे पे हल उतार कर बंदूक रखा गया, सत कहा। और आगे चलकर किसानों की को समृद्ध और संपन्नशाली बनाने के लिए और किसानों की सुविधा के लिए उन्हें जो कुछ भी करने का वादा किया है वो ठीक किया है। और सरकारें जो है
किसानों को बरगलाती रहीं। बिल्कुल, अभी स्मृति ईरानी जी ने हमें बिल्कुल स्पष्ट किया, जो हमें एमएसपी के नाम पर बरगलाया जा रहा है किसानों को कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। एमएसपी आप स्पष्ट है, बिल्कुल सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया और स्मृति ईरानी जी ने भी कि एमएसपी बिल्कुल दी जाएगी। और गुजरात के मेहसाणा जिले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। यहां आए लोगों से बात की न्यूज 18 के जनक दवे ने। इन लोगों ने बताया कि नए कृषि कानून से किस तरह उन्हें बाजार खुलने से फायदा मिलेगा। नए कानून को लेकर इन लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा भी जताया। किसान बिल को लेकर आज मेहसाणा में भी किसान सम्मेलन हुआ, जहां पर किसानों को सीधी सादी भाषा में अगर कहें तो किसानों को जो समझ में आए उन बातों को खुद कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने रखा। आइए किसानों से पूछते हैं दरअसल ये किसान बिल उनके लिए कितने फ़ायदेमंद है, नहीं है, क्या किसान सोचता है। ये 3 बिल आए, वो किसानों के लिए कोई फ़ायदेमंद है या नहीं, और नहीं है तो क्या और क्यों नहीं, तो विपक्ष उस पर क्यों विरोध कर रहा है। वो जो किसानों का जो एक्ट जो पसार किया है वो किसानों के फ़ायदेमंद में है। वो किसानों में अभी वही फ़ायदा हुआ है कि अभी किसान चाहे वह माल बिक सकता था। पहले किसान मार्केट में माल बिकता था, उसको कमीशन लगता था, वो अभी नहीं लगेगा। दूसरे स्टेटों में भी ऐसा लगेगा कि हमें भाव ज़्यादा मिल रहा है तो हम दूसरे स्टेटों में जाके भी माल बिक सकते थे। हम पहले भी किसान ऐसे आंदोलन करते रहे थे। हम शरद जोशी के नेतृत्व में कई ऐसे आंदोलन हुए कि किसानों को मुक्त बाजार व्यवस्था मिलनी चाहिए। जो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने भी किसानों को मुक्त बाजार व्यवस्था दी है, उससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। एपीएमसी मार्केट को लेकर सरकार हालांकि कह चुकी है। आज कृषि राज्य मंत्री ने क्या कहा आपको एपीएमसी बाजार को लेकर जो किसानों में गलत है एपीएमसी के बारे में? और ऐसे तो पहले तो किसानों की बात ही, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली बैठी है तब से किसान की बात ही शुरू हुई है। एपीएमसी एक्ट के बारे में खुली बाजार व्यवस्था किसान को मिलनी चाहिए। वो बाजार व्यवस्था यदि किसान को मिलती है, किसान को जहां अपनी जणस अपना माल बेचना है वहाँ बेच सकता है। इसके बारे में हमें कृषि मंत्री जी ने बहुत अच्छी समझ दे दी। आप किसान हैं, एमएसपी को लेकर क्या कहें? किसानों को मिल पाती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको लेके तो वो बीजेपी ने ही शुरू किया और पूरी जो पैदाश होती है पूरा की पूरी गवर्नमेंट लेती नहीं है। उसके अंदर 2-5% जब कोई मार्केट रेट कम है तभी वो सपोर्ट के काम आती है। एमएसपी मतलब कोई 100% जो जनस है उसकी पैदावार पूरी एमएसपी से नहीं होती है, वो सपोर्ट प्राइस है। बिल्कुल। ये विरोध क्यों हो रहा है? अगर किसान यहाँ इतने समझ रहे हैं कि ये बिल फायदेमंद है तो बाकी जगहों पर विरोध क्यों है? क्या देखते हैं इसमें? क्या होता है, ये किसान है ना, वो बिल्कुल ये बिल के लिए बेताब था। वो पहले से उनकी मांग थी और सरकार अभी दे रही है। बीच में जो बिचौलिए है ना, वो बिचौलियों का काम है। बिचौलियों में 3-4 प्रकार के बिचौलिए हैं। तो कुछ राजकीय पक्ष भी है जो भी ये सफलता देश को जो मिल रही है और उनसे किसानों का विकास हो रहा है, उनको उसके लिए उनकी जागीरी जाने का उनको खौफ में आ गए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं किसान? मेरे कहने का एक बात है, पहली बार ऐसा किसानों को तोहफा मिला है, उसको फ्री ट्रेड जोन। मेरे कहने का मतलब किसान एपीएमसी छोड़ के उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिलेगी। किसानों को फायदा ही है। जो समझने वाले किसान आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं है, मेरा कहने का मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिफोर जो एक्ट बना था और आज जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें किसानों को मुनाफा ही मुनाफा है। बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं कि जो उत्तर गुजरात के किसान हैं, चूँकि प्रधानमंत्री जिस गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं वडनगर, वो भी इसी ज़िले का है, तो यहाँ के किसानों का पूरा समर्थन यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है तीनों किसान बिल को लेकर। और कह रहे हैं यहाँ के किसान कि ये तीनों बिल किसान के फ़ायदे के लिए है। कैमरामैन अकबर सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 8 इंडिया, विजापुर। और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 23वां दिन है। आंदोलन कब खत्म होगा ये अब तक साफ नहीं है। धरने की वजह से दिल्ली के कई सीमाओं पर आंदोलन की वजह से कई रास्ते बंद हैं और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बढ़ती ठंड ने दिन रात सड़कों पर रहने वाले आंदोलनकारियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन का 23वां दिन, कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन जारी। आंदोलन की वजह से कई रास्ते बंद। हड्डी को छूने वाली ठंड में भले ही किसान आंदोलन से सहानुभूति जताने वाले नेता अपने घरों से जुबान चलाते हो, लेकिन जो आंदोलन पर अड़े हैं वो इसी ठंड में बिस्तर लगाने, हटाने और सोने जागने को मजबूर हैं। उम्र चाहे कम हो या ज्यादा, आंदोलनकारी मर्द हो या औरत, घर छोड़कर दिल्ली की सीमा पर धरना देने वाले ये आंदोलनकारी
बीते कई दिनों से सर्द मौसम को इसी तरह झेलते नजर आए। कभी कंबल में दुबककर, कभी आग और अलाव के सहारे, तो कभी गर्म चाय से। भले ही बीते 2 दिनों की तरह दिल्ली ने आज शीतलहर महसूस नहीं की, लेकिन इससे ठंड के तेवर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली के मिनिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट हो रही है। आज का मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली का 4.4 है, तो वहीं बीते कल जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 4.6 डिग्री था। लेकिन कल जिस तरीके से शीतलहर चल रही थी, आज उस तरीके से शीतलहर नहीं चल रही है, इसलिए लोगों को थोड़ी राहत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटी करनाल रोड पर और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा जितने भी लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले हैं वो सभी गर्म कपड़ों से लैस है, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। बढ़ती ठंड के बावजूद किसान आंदोलन पर अड़े हैं। पंजाब से आए किसान दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर से लेकर कई और जगहों पर सड़कों पर बैठे हैं। सड़कों पर आंदोलनकारियों के कब्जे की वजह से कई रास्ते बंद हैं और बंद रास्तों ने बाहर से दिल्ली आने जाने वालों की परेशानी बढ़ा दी है। सिंघू बॉर्डर बंद होने की वजह से 5 मिनट का सफर तय करने में 1 घंटा लगने लगा है और लंबे जाम का तनाव अलग। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर और यहाँ पर जीटी करनाल रोड पर देख सकते हैं आप जो तस्वीरें हम लगातार 22 दिनों से आपको दिखा रहे हैं, उसी तरीके का आलम 23वें दिन भी यहाँ पर बना हुआ है। लोग जाम से परेशान हैं। जीटी करनाल रोड पर जो रूट डाइवर्ट किया गया है, ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से ये रूट होते हुए वापस जीटी करनाल रोड पर जाकर मिलता है, लेकिन जो 5 मिनट का सफर है प्रदर्शन की वजह से घंटे भर का सफर हो गया है। बीते 22 दिनों से सिंघू बॉर्डर से गुजरने वाले ऐसे ही अनुभव से गुजर रहे हैं। आज भी दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। टिकरी बॉर्डर से पहले की तरह रूट डाइवर्ट करके वाहनों को झरोदा और झज्जर की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह खुला है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले मयूर विहार और वैशाली के रास्ते दिल्ली आ सकते हैं। वहीं चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा से दिल्ली आने वाला रूट बंद है, जबकि दिल्ली से नोएडा जाने वाला एक तरफ का रूट खुला है। बंद रास्तों ने भले ही सैकड़ों लोगों की मुसीबत बढ़ा दी हो, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इससे बेपरवाह आंदोलनकारियों का अलग रंग भी दिख रहा है। मंच से सत्याग्रह, गांधी के आंदोलन और किसानों के संस्कार की भले ही बड़ी बड़ी बातें रोज होती हो, लेकिन यहाँ आंदोलन के पुराने तौर तरीकों में नए जमाने के रंग भी भरे जाते दिखे। आंदोलनकारियों के चेहरे चमकते रहे, बाल और दाढ़ी करीने से कटे हो, इसके लिए यहाँ मुफ्त सैलून का इंतजाम दिखा। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर बंद सड़क दिन में धरना स्थल में बदलती नजर आई, जहां ठंड से बचने के लिए किसान धूप में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और चौपाल सजाते नजर आए। किसान आंदोलन को लेकर अखबारों में क्या छप रहा है, इस पर भी किसानों की नजर है और वक्त काटने के लिए किसान इस पर चर्चा भी करते दिखे। गाजीपुर बॉर्डर पर दिन चढ़ते ही आसपास के इलाकों के किसान पहुंचकर धरने पर बैठ जाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त आप देख सकते हैं किसानों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर एक बार फिर उन्हीं 3 बिलों को लेकर किसान अपने आंदोलन के लिए यहाँ पर प्रयासरत हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि किसानों को इस बिल के महत्व और फायदे के बारे में बताया जाए। किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते खोल रखे हैं, लेकिन किसान कृषि सुधार कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं और सरकार इसे देश के किसानों के हित में लिया गया फैसला बताकर इसका समर्थन करने वाले किसानों की दुहाई दे रही है। जय जवान, जय जवान। बंगाल में सियासी पारा उफान पर है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे को नामंजूर किया है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से अपना नाता तोड़ा था। स्पीकर ने गलत तारीख का हवाला देते हुए इस्तीफा नामंजूर किया है। स्पीकर ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी से उनसे मिलकर इस्तीफा उन्हें देना होगा, जिसके लिए स्पीकर बीमन बनर्जी ने 21 दिसंबर से पहले का वक्त तय किया है। The instant case, Sri Adhikari has not handed over his letter of resignation to me personally and has not informed me that his resignation is voluntary and genuine. Unless and until I am satisfied that the said resignation is voluntary and genuine, it is not possible for me to accept. बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। टीएमसी के विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शीलभद्र दत्ता बैरकपुर से टीएमसी के विधायक है। जानकारी के मुताबिक शीलभद्र दत्ता बीते कुछ समय से पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे।
सुशील भद्र दत्ता की वो तस्वीर जो इस बात पर मुहर लगाती है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, वो चिट्ठी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि इस वक्त टीएमसी में गजब की भगदड़ का माहौल है, क्योंकि एक एक से लेकर छोटे नेता तक छोड़ते हुए टीएमसी को नजर आ रहे हैं। इन नेताओं में विधायक शामिल है, मंत्री शामिल है, पूर्व मंत्री शामिल है, सांसद शामिल है, और जो सबसे बड़ा नाम है वो है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने पार्टी छोड़ी और उसके बाद देखिए लगातार सिलसिला चल पड़ा है। আপনি কি বিজেপিতে যাচ্ছেন কালকে? এরকম কোনো এখনো নেই, যদি যাই বলবো। उनकी पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है, और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है। आज तक बंगाल में विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग वही टिके थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प दिया है और उस विकल्प को लोगों ने स्वीकार किया है। उसके माध्यम से बंगाल का परिवर्तन होगा और विकास भी होगा, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी की पार्टी छोड़ने के बाद से ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों का सिलसिला बना हुआ है। आज शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दिया और इसके पहले कल आसनसोल से टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था। तिवारी के साथ ही टीएमसी के कुछ और नेताओं ने भी पार्टी से किनारा कर लिया और इस बीच ममता पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने में जुटी हैं। अरुण सिंह कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कवायद कर रही है ममता की अब जो नाराज है उन्हें संभाल लिया जाए, लेकिन क्या लग रहा है कि हाल फिलहाल में वो कर पाएंगी? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा कि खबर आ रही है टीएमसी से कि वो आदमी चला गया, ये विधायक चला गया, वो सांसद चला गया। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव में 4-5 महीने का वक्त है और हालत आज ही ऐसी है कि तृणमूल कांग्रेस में हर दिन कोई ना कोई नाराज होता है, कोई ना कोई पार्टी छोड़ता है, चाहे वो संगठन का व्यक्ति हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो कोई नाराज एमपी हो। अभी मुझे खबर मिली है कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जो जितेंद्र तिवारी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था उन तक पहुंचने की कोशिश की गई है और अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनके लोगों ने संपर्क किया है जितेंद्र तिवारी से और कोशिश की जा रही है कि वो वापस लौट आएँ। शुभेंदु अधिकारी से किसी तरह की कोई बात अब नहीं हो रही क्योंकि वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो जितेंद्र तिवारी है उनसे बातचीत अभिषेक बनर्जी के लोग कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल पार्टी छोड़ने वालों का है तो काफ़ी लोगों ने पार्टी छोड़ी है और आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 एमएलए और लगभग 2 मंत्री ऐसे हैं जो फेंस सिटर हैं, जो एकदम सरहद पर बैठे हुए हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं बीजेपी से क्या डील उनको मिलती है, किस तरह क्या उनको टिकट मिलता है। इन सब बातों की एक तरह से औपचारिक रूप से वार्ता होने के बाद हो सकता है कि वो भी यानी कि अरुण अब ये जो समय का इंतजार है टीएमसी और करेगी, क्योंकि जब छोड़ के जाने लगेंगे उसके बाद पहुंचेगी या पहले ही पहुंच जाएगी, ये अहम होगा, क्योंकि समय रहते अगर समझ ले तो बहुत कुछ बच सकता है टीएमसी के लिए। इधर बीजेपी की किलेबंदी के लिए आज रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद अमित शाह पहली बार बंगाल जाने वाले हैं। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह जनसभाएं भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए बंगाल की सियासत में हलचल बढ़ गई है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अमित शाह करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। अमित शाह की सुरक्षा के खास इंतजाम। सुरक्षा एजेंसियों की चप्पे चप्पे पर नजर। दौरे ने चढ़ाया सियासी पारा। पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमाने में जुटी बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। ममता के गढ़ में ममता के खिलाफ बीजेपी अपना अभियान छेड़े हुए है, जिसे धार खुद अमित शाह दे रहे हैं। इसके लिए अमित शाह समय समय पर पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और चुनावी नतीजों को बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया था और उसके बाद पश्चिम बंगाल में वीआईपी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे। गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए न सिर्फ अमित शाह के दौरे के लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं बल्कि तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। ये तब हो रहा है जब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले सभी वीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा करने का फैसला लिया था।
जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई है, जबकि क्लोज प्रोटेक्शन टीम और आउटर प्रोटेक्शन टीम के जवानों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल और स्टेट आर्म्ड पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में खास तौर पर मौजूद रहेंगे, जबकि जनसभा के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। भीड़ के बीच बड़ी तादाद में सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की तैनाती की जाएगी, जबकि सभा और रोड शो की जगह पर सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम से पहले रेकी और रिहर्सल करेंगी। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस को दौरे वाले इलाकों की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो शाह हुंकार भरने वाले हैं, 2 दिन का उनका दौरा। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जब भी शाह आते हैं तो ये कहा जाता है कि टीएमसी का गढ़ हिलने लगता है, लेकिन इस बार अमित शाह नड्डा पर हुए हमले के बाद आ रहे हैं। सियासत किस करवट बैठती हुई नजर आ रही है अभी? देखिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि जब वो यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरह से नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सिर्फ वो पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस पर निर्भर नहीं है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँच गई हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार तैयारी पिछले 3-4 दिनों से चल रही थी और इसमें सादी वर्दी में भी जो सुरक्षा के दस्ते के जवान होते हैं वो तैनात रहेंगे। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस भी होगी उसमें, क्योंकि बहुत इस पर बवाल हुआ है और पश्चिम बंगाल को भी चुनाव आयोग की टीम दौरा कर चुकी है। उनको भी दिखाना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के उनकी पुलिस काम कर रही है। और मैंने देखा था कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय के काफिले में कोलकाता की पुलिस भी लगातार तैनात अब दिखाई दे रही है। तो यानी कि सुरक्षा जबरदस्त की गई है गृह मंत्री के लिए। इधर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, कबीर बोस और पवन सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। टीएमसी की ओर से बीजेपी नेताओं के खिलाफ बंगाल में अलग अलग जगह केस दर्ज करवाए गए थे, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ममता सरकार से जवाब मांगा है। एक और झटका अरुण ममता बनर्जी को। देखिए, ममता बनर्जी को झटका केंद्र से लगा है और झटका उनको लगना इसलिए भी है क्योंकि वो नियम कानूनों के तहत केंद्र सरकार से नहीं लड़ रही है। अगर 3 आईपीएस की प्रतिनियुक्ति की बात करें, उस मामले में भी वो कुछ दिन तक टाल जरूर सकती है, लेकिन सर्विस रूल और प्रशासनिक निर्णय जो हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का जो अनुभव, उसके मुताबिक उनको तीनों अफसरों को डेपुटेशन पर भेजना होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति कहीं और कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक झटका दिया है कि अगर पुलिस का वो बेजा इस्तेमाल करना पहले चाहती थी तो वो अब आगे फर्दर कुछ न कर पाए। और जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने भी राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके कहा था कि उनके खिलाफ लोकल पुलिस का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी पर एक तरह से रोक लगाई, वो भी ममता सरकार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ, गृह मंत्री का कार्यक्रम बता दीजिए, क्योंकि जब वो जाते हैं वहाँ आदिवासी समाज में उनके घर में खाना खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग टीएमसी के नेताओं को हो जाती है। इस बार क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, इस बार भी खाना खाएंगे अमित शाह। 2 दिनों में 2 जगह पे खाना खाएंगे। एक फोक सिंगर है, यहाँ के लोकल सिंगर हैं, उनके घर पे दूसरे दिन खाना खाएंगे, लेकिन पहले दिन एक किसान के घर खाना खाएंगे। अब ये किसान के घर खाना खाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा जो है महत्व रखता है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के आसपास और किसानों से लगातार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था और एमएसपी का सिस्टम खत्म नहीं किया जाएगा। इस बीच अमित शाह भी आएंगे यहाँ पर और किसान के घर खाना खा के संदेश देना चाहते हैं कि मोदी सरकार किसानों के साथ है, किसानों की हितैषी है, किसानों के बारे में सोचती है। बिल्कुल अरुण, इस दौरे पर खास निगाह रहेगी और तमाम अपडेट्स हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। सीधे चलते हैं अमिश के पास, वक्त हो गया है आर पार का।